Welcome back friends in the lecture number 4 of Environment, Ecology and Biodiversity। पहले के 3 लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। ये जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, ये JKPSI, VLW और FAA तीनों एग्ज़ाम और बाकी भी जितने एग्ज़ाम हैं ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में इस सिलेबस में मेंशन होता है। आइए कंटिन्यू करते हैं। आज की बात हम स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स से। तो आपको मैं बता दूं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसी जगहों को कहते हैं जहां पर जो जगहें सेंसिटिव होती हैं प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को लेकर, यानी ऐसी जगहें जहां पर ऐसे किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएं जो बहुत रेयर हैं और जिनको खतरा है ख़त्म होने का, थ्रेट, एक्सटिंक्शन का थ्रेट है। तो ऐसी जगहों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स करार दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, ये सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने 1988 में दी थी। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि अब हम बात करें एट प्रेजेंट 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ 4 जो हैं 4 आर इन इंडिया। तो इंडिया में 4 हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और चारों के नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। सबसे पहला हमारा हॉटस्पॉट है यहाँ पर हिमालयाज़ का एरिया, जो उसके बाद वेस्टर्न घाट्स का, उसके बाद एंडो बुर्मा रीजन्स एंड संडरलैंड। तो ये आपको चारों के चारों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम याद रखने हैं। और ये आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन सी जगह होती है। एक सेंसिटिव प्लेस होती है बायोडाइवर्सिटी को लेकर, जहाँ पर ऐसे स्पीशीज़ पाए जाते हैं जिनको या तो ख़त्म होने का खतरा रहता है या फिर उनकी तादाद जो है कम है। ऐसी जगहों को जो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करार दिया जाता है ताकि इनमें अच्छे से केयर किया जाए, इन स्पीशीज़ को ख़त्म होने से बचाया जाए। तो आगे बात करते हैं हम यूट्रिफिकेशन की। तो यूट्रिफिकेशन क्या होती है कि आपको मैं बता दूं, होता यूँ है कि पानी में एक प्रॉब्लम समझ लो। पानी में जब कोई केमिकल्स होते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया या सीवेज हो गया, सीवेज होता है जो नाली वगैरह में पानी, जो गंदा पानी बहता है, यानी हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं, उसको सीवेज भी कहा जाता है। लिक्विड वेस्ट हो गया या फर्टिलाइज़र्स हो गए, कुछ केमिकल्स, ये जब पानी में जाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ पर ये गंदगी करते हैं। और इससे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया, स्पेशली जो ग्रीन एल्गीज जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इस तरह के बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो ग्रीन एल्गीज हैं बहुत एक्सेसिवली ग्रो करते हैं और पूरे पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर की परत बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पे। तो उससे क्या होता है, उससे जो वाटर के अंदर सनलाइट को जाना था, क्योंकि वाटर के अंदर भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट चाहिए होती है, और ऐसे प्लांट्स जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उन पे जू प्लैंक्टन और अदर फिशेस डिपेंड होती हैं। तो इससे क्या होता है कि सनलाइट नहीं पेनिट्रेट कर पाती, पानी में नहीं जा पाती, क्योंकि पानी के सरफेस के ऊपर आपने शायद कभी देखा भी हो किसी लेक वगैरह पे, ग्रीन कलर की पूरी एक लेयर बनी होती है एल्गीज की। तो उसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, जो ये लेयर होती है एल्गीज की। तो ये एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है कि पानी में सनलाइट नहीं पेनिट्रेट कर पाती, तो जिससे नीचे के जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो इफेक्टेड होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है यूट्रिफिकेशन का। यही जो मेन कंसेप्ट है आपको मैं बता दिया मैंने। बाकी इसको आप रीड आउट ज़रूर कर सकते हैं एक बार कि ये लिखा क्या है थ्योरी के अंदर। तो एक्चुअल में ये जो केमिकल्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर केमिकल हम बात करें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट लाइक फर्टिलाइज़र जो होते हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट दूसरा टॉपिक। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स आपने सुना होगा वेटलैंड्स के बारे में, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वेटलैंड्स के रिलेटेड। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनी वेटलैंड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन दैट एम्स टू कंजर्व एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड रामसर साइट। सिंपली कोई भी वेटलैंड ले लो जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के अंदर आपको पता वेटलैंड्स इंक्लूड की जाती हैं, जो आप देख सकते हो हर साल और ऐड होती जा रही है। उनमें क्या होता है कि सस्टेनेबली ये मेंटेन किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ये इसका मोटो होता है। रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ी बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला आपको चीज़ याद रखनी है कि ये जो अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ये 1971 में अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्टेड इन द इरानियन सिटी रामसर इन 1971 बाई यूनेस्को एंड कम इनटू फोर्स। ये 1975 से फोर्स में आया ये कौन, रामसर कन्वेंशन एक्ट। ओके, तो ये आपने याद है रामसर कन्वेंशन के बारे में। इट इज़ इंडिया साइंड अंडर इट ऑन 1 फरवरी 1982।
ठीक है। 1 फरवरी 1982 में जो है इंडिया ने साइन किया इस रामसर कन्वेंशन को। तो ये किसके ऊपर था? वेटलैंड के ऊपर। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को बनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे का भी आपने याद रखना है। सो रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट्स के बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले यही है कि 1971 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन केम इनटू फोर्स जो हुआ वो 1975 में हुआ। इंडिया ने इसको साइन किया है 1 फरवरी 1982 में। और इसके बाद वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है ये 2 फरवरी को बनाया जाता है। एंड द थीम जो 2022 की जो रामसर कन्वेंशन की थीम रही है वो है आपकी यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर वेटलैंड एक्शन for people and nature, wetland action for people and नेचर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम रामसर कन्वेंशन। ये इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा रामसर साइट क्या है वो आप देख सकते हैं। एनी वेटलैंड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन एक्ट एंड टू कंजर्व द प्रमोट सिस्टम। वही ऐसी कोई भी वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन के अंडर लिस्ट यानी अंडर आती है तो और वो कंजर्व सस्टेनेबली किसी भी नेचुरल सोर्स को कंजर्व करती है तो इसको रामसर साइट कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर हैं या आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें टोटल रामसर साइट्स। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 के अकॉर्डिंगली इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं और लार्जेस्ट रामसर साइट जो है वो सुंदरबन है। तो ये आपने याद रखना है। स्मॉलेस्ट अगर वेटलैंड की बात करें रामसर साइट की वो आपका रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वेटलैंड आपने याद रखनी है। और फर्स्ट, दिस इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रामसर साइट जो इंडिया में है वो है आपकी चिल्का लेक जो उड़ीसा के अंदर है। एंड इसी के साथ साथ क्युलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में, दोनों में यानी दूसरे नंबर पे ये आती है। पहले ये ऐड हुई थी चिल्का लेक रामसर साइट में इंडिया से और दूसरे नंबर पे क्युलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में जो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में 14 और यूपी में 10 हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और रामसर साइट्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा वो जम्मू एंड कश्मीर के रामसर साइट्स के बारे में। तो वो मैं 1 मिनट अभी आप रुकना आपको बताऊंगा। तो वहीं पे चलते हैं। इसमें और बाकी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। फरवरी 2 इंटरनेशनल वेटलैंड डे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2 फरवरी 1971 में अडॉप्ट किया गया था रामसर कन्वेंशन को। तो आगे हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, वो आपको मैं बताता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रामसर साइट्स वेटलैंड्स जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपके सामने है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ 2 नई रामसर साइट जो है जम्मू कश्मीर में ऐड की गई हैं। ये करंट अफेयर में भी आता है। 2 न्यू रामसर साइट जो है वेटलैंड्स एडिड फ्रॉम द कश्मीर एरिया, जो वो आपको याद रखनी है वो है आपके शलाबाग जो गांदरबल में है और हेगम जो बारामूला में है, ठीक है। अब साथ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद रखना है, शलाबाग गांदरबल और हेगम जो है बारामूला। विद द एडिशन ऑफ दीज 2, पहले आपको पता है 3 थी, 2 और ऐड हो गई हैं वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर की। और अब जो है टोटल कितनी वेटलैंड्स हो गई हैं? 5 वेटलैंड्स। ओके, 5 वेटलैंड्स होंगे जम्मू एंड कश्मीर के और 5 के नाम हैं आपके सामने। ये सुरिसर मंसार वेटलैंड है। इसके बाद हुक्करसर जो है वेटलैंड है, ये जम्मू एरिया में है सुरिसर मंसार। और ये जो हुक्करसर है ये कश्मीर के एरिया में है, श्रीनगर में। वुलर लेक ये भी कश्मीर के एरिया में है। वुलर लेक बांडीपुर बारामूला के बीच में है। और इसके बाद ये जो 2 हैं शलाबाग और हेगम जो है, ये 5 वेटलैंड्स, ये 2 नए ऐड हुए हैं वेटलैंड्स। आपको याद रखना है। करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे नोट्स शेयर कर दिए हैं इकोनॉमी के, और ये जितने भी नोट्स आप पढ़ रहे हो तो ये इकोनॉमी के नोट आप टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का, उस पर जाकर आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो रामसर साइट के बाद आगे चलते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके भी ऐसे एक नज़र लगा लो, कहीं पूछ ले एग्ज़ाम में कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब आया था? 1973 में। और ऑपरेशन क्रोकोडाइल जो है 1975, ऑपरेशन राइनोसेरॉस जो है 1987, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1988। और स्पेशली 2 आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला और लास्ट, ठीक है। पहला और लास्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया, और दूसरा लास्ट में आपको प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड जो 2009 में आया। तो ये आपने दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे याद रखने चाहिए आपको। तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द रेड डाटा बुक, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ रहे हो तो रेड डाटा बुक के बारे में इंफॉर्मेशन
आपको होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो IUCN की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कभी कभी पूरी लिखी होती है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, N एक है लेकिन उसमें दो कभी कभी आते हैं फुल फॉर्म में। तो ये जो IUCN है, इसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम रखा रेड डाटा बुक। और इसमें क्या चीज़ थी, इसमें जितने भी स्पीशीज़ हैं, प्लांट एनिमल का स्पीशीज़, उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 8 कैटेगरीज में। ठीक है, तो वो उनकी थ्रेट के बेस पे आपको अभी बताते हैं कौन सी 8 कैटेगरीज हैं जो रेड डाटा बुक में लाएगी। और वो 8 कैटेगरीज के आपको नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए। वो है आपकी 8 कैटेगरीज ये। ठीक है, थोड़ी सी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट वो कैटेगरी है जिसमें ऐसे स्पीशीज़ आते हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गए, जिसका कोई भी इंडिविजुअल जो है बचा नहीं है। सारे के सारे इसके स्पीशीज़, ऐसे स्पीशीज़ जिसके सारे इंडिविजुअल यानी कोई भी उस पर इंडिविजुअल नहीं बचा है, उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। यानी ये एक्सटिंक्ट, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, ख़त्म हो गया बिल्कुल भी। तो इस तरह से अगर हम बात करें एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड ऐसी कैटेगरी बनाएगी जिसमें वो स्पीशीज़ के नाम रखें जो वाइल्ड एरिया में एक्सटिंक्ट यानी जंगलों में अपनी नेचुरल हैबिटेट में वो ख़त्म हो चुके हैं, कुछ जगहों पे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। क्रिटिकली इंडेंजर वो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनको एक्सटिंक्शन का, ख़त्म होने का बहुत बड़ा थ्रेट है। यानी अगर इनकी प्रॉपर केयर ना की गई तो आने वाले कुछ दिनों में, यानी 80 से 90% इनको रिस्क है आने वाले 10 सालों के अंदर, अगर इनकी केयर ना की गई। और इंडेंजर स्पीशीज़ वो हैं जिनको खतरा है, क्रिटिकली वह बहुत ज़्यादा खतरा है ख़त्म होने का। और इंडेंजर्ड है जिनको खतरा है, यानी आने वाले 50 साल तक लगभग ये ख़त्म हो सकते हैं अगर इनकी केयर ना की गई। और वल्नरेबल ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो हम इनको कह सकते हैं रेयर स्पीशीज़। वल्नरेबल को रेयर स्पीशीज़ भी कह सकते हैं, यानी जिनकी जो तादाद है बहुत कम है। नियर थ्रेटन जो है ये भी ये जो कैटेगरी है इसमें, यानी अगर 100-200 साल तक अगर केयर ना की गई तो 200 साल तक इनका ख़त्म होने का खतरा रहता है। डाटा डिफिशिएंट ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनका जो है लेकिन उनका प्रॉपरली उनका डाटा प्रॉपर नहीं है कि भाई कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। नॉट एवेल्यूएटेड, यानी ऐसे भी कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ नहीं बहुत सारे। अब किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि भाई अभी तो 2% स्पीशीज़ भी अभी तक सामने आइडेंटिफाइड हुए हैं, बाकी 98 तो अभी आइडेंटिफाइड ही नहीं हुए। तो ऐसे भी स्पीशीज़ हैं जिनका अभी तक डाटा भी नहीं है कि भाई कहाँ है या नहीं है। तो ये 8 कैटेगरीज बनाई गई हैं रेड डाटा बुक ने। सारी दुनिया के एनिमल्स और प्लांट्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये आपने याद रखना है। रेड डाटा बुक जो किसने पब्लिश की थी, IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया। एक्चुअली में आप बोलोगे थ्योरी सर बोल नहीं रहे हो, आप जो अपने से बोल रहे हो, क्योंकि ये ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब ज़्यादा थ्योरी से नहीं समझने से होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना ही सब्जेक्ट है। 5 साल में बायोलॉजी पढ़ाता रहा हूँ 11th-12th के स्टूडेंट्स को, और उसमें बायोलॉजी की 12th क्लास में इन्वायरमेंट पूरा आ जाता है ऑलमोस्ट। तो ये जो थोड़े सुनकर आपको समझना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट 1 मिनट सिर्फ सुनना, अगर आपको नहीं पता है तो 100% समझाया जाएगा। ठीक है, कुछ गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आपको बता दूं कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, मीथेन आ गया। इस तरह की कुछ गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर के में, स्पेशली जो लोअर एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, इसमें। तो इनका क्या होता है, इनकी एक कैपेसिटी होती है हीट को होल्ड करने की। ठीक है, ये गर्मी को रोक सकते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है इन गैसेस की। इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ठीक है, तो होता यूँ है कि आपको पता है अर्थ जो है ना, ज़मीन, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। फिजिक्स में आपने शायद सुना हो। तो हर अर्थ जो है वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाती, बैड कंडक्टर है हीट की। तो इसका मतलब है कि हीट जो आती है सन से, हीट आती है वो ज़मीन से टकरा कर वापस चली जाती है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस आगे ना होती, यानी ये मैं सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, ये सन है, यहाँ से गर्मी आई, ये ज़मीन है अर्थ। ठीक है, यहाँ से टकरा कर हीट वापस चली जाती अगर, लेकिन यहाँ पर कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये डिफरेंट गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, हीट को रोक लेती हैं अर्थ की सरफेस पे। इससे क्या होता है, अर्थ जो है वार्म रहती है, गर्म रहती है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अगर इस फिनोमेना को, इस पूरे कंसेप्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का गर्मी को, हीट को, सन से आने वाली हीट को ट्रैप करके, होल्ड करके, रोक के अर्थ को गर्म करना, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, समझ गए।
तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। लेकिन आज के ये हो रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये बढ़ रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो इससे क्या होगा, कॉमन सेंस है, इससे क्या होगा, ज़्यादा गर्मी रोकेंगे ये। तो ज़्यादा गर्मी रोक रहे हैं, इसी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पूरा ग्लोब जो पूरा वर्ल्ड जो है वो गर्म हो रहा है, उसका मीन एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। मीन टेम्परेचर जो सरफेस का, अर्थ की सरफेस का, वो बढ़ रहा है। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन की बढ़ने की वजह से। और ये ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन किस वजह से बढ़ रही है, पोल्यूशन की वजह से। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इटसेल्फ पोल्यूटेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस पोल्यूटेंट हैं सिवाय वाटर वेपर के। वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस भी है, गर्मी को भी ट्रैप करता है, लेकिन वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता। तो वाटर वेपर को छोड़कर ऑलमोस्ट बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, एयर पोल्यूटेंट्स भी हैं, जो पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं। तो ये कंसेप्ट था जनरली जो आपको मैं समझाना चाह रहा था। बाकी अदरवाइज़ ये इसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेकर, या आपको PDF टेलीग्राम में डालिए, वहाँ से देखकर आप इसको भी रीड आउट कर लेना। आगे चलते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट गुड है या बैड। तो ये का आंसर देना इसका बड़ा मुश्किल है। देखो, गुड तब तक है जब तक ग्रीन हाउस गैसेस किसी लिमिट तक हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं तो ये बैड हो सकता है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर सकता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इससे हो सकती है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल ना हो, यानी ग्रीन हाउस गैसेस हो ही ना, तो उसका भी वो भी लाइफ उसके बगैर भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो अर्थ जो है वो एक फ्रोज़न बॉल होता, अर्थ जो है ज़मीन एक बर्फ़ का गोला होता, क्योंकि गर्मी ज़मीन नहीं ले पाती है। यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो गर्मी को ज़मीन की सतह पर, सरफेस पे रोक कर ज़मीन को गर्म रखती हैं। तो ये बैड भी हो सकता है और गुड भी। ये कंडीशन ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस अगर लिमिट में हैं तो गुड, अगर लिमिट से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई तो ये बैड हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग होता है इंक्रीज इन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। एवरेज सरफेस यानी एवरेज सरफेस टेम्परेचर, किसी एक जगह पर टेम्परेचर बढ़ गया उसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ठीक है। पूरी अर्थ का एवरेज सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ऊपर आप स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं, और ना ही वाटर लेवल की। सरफेस लेवल पे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए, वो भी एवरेज, जो पूरे अर्थ का टेम्परेचर एवरेज लेवल पे बढ़े, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, ग्रीन इफेक्ट ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा वो रोकेंगी, तो ग्लोब पूरा अर्थ जो है वो वार्म होता जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अब बात ये आती है ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या नुकसान है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, सिंपल सी बात है, जो आइस कैप्स हैं यानी ग्लेशियर जो है, बर्फ़ के पहाड़ हैं, गर्मी ज़्यादा होगी, बर्फ़ के पहाड़ पिघलेंगे ना, उनका पानी पिघलने के बाद पानी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे कहाँ पर आएगा, मोस्टली समुद्र में जाएगा। तो सी का जो लेवल है, समुद्र में गया पानी तो सी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, ऊपर की तरफ राइज होगा। सी लेवल अगर किनारे से बाहर आ गया तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा सी बाहर की तरफ, तो क्या आएगा, फ्लड और सुनामीज आएंगी। फ्लड और सुनामी आएगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी होगी। तो ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, यानी इम्पैक्ट्स हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब यानी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी, सी लेवल राइज होगा। दूसरा पॉइंट है सी लेवल चेंज मीन्स राइज होगा। सी लेवल राइज होगा तो फ्लड्स आएंगे तो जिससे डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ होगी, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेड होगा, वही फ्लड्स आएंगे, सुनामीज आएंगी, तो इन्वायरमेंट डिग्रेड ही होगा। और राइजिंग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी होंगे। जब फ्लड सुनामी आती है, आपको पता है कितनी पोल्यूशन भी है, सारा गंदा पानी आ जाता है घरों में, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो होगा ही। बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल्स, तो डेफिनेटली लॉस होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कंसेप्ट आपने समझना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। ये था मेरी तरफ से इन्वायरमेंट का एक बेसिक आइडिया, एक आपके माइंड में एक हम कह सकते हैं फ्लो चार्ट आई थिंक बन गया। अगर ज़्यादा नहीं मैं बता पाया, इन 4 वीडियोज़ के अंदर जो सिर्फ 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, यानी एक आध घंटे में आप जो है इन्वायरमेंट का पूरा एक आइडिया आपके माइंड में आ गया होगा। और इसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम में डाले हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से नोट्स लें और पढ़ें। जब आपको एक आइडिया आ जाएगा, फिर आप इसको अपने माइंड से, ठीक है, अपनी सोच से इसको आप चाहो तो बुक से रीड आउट करके इसको बढ़ा सकते हो और कंसेप्ट को आगे ले जा सकते हो। तो ये था एक मतलब जनरल ओवरव्यू फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तो ये हमारा आज का जो हमने सेशन शुरू किया था एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का, ये होता है आज यहाँ पर ख़त्म। ओके, बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा। तो लेकिन इसके बाद एक और चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर हमने इंग्लिश का भी ऑलमोस्ट कवर किया है और बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं आगे के लेक्चर लाओ, 8 लेक्चर हमने डाले हैं। इंग्लिश का बाकी जो बचता है वो आपका साइनोनिम, एंटोनिम है और आइडियम फ्रेजेस है। ये ऐसे टॉपिक होते हैं, अगर हम मैं 1,000 भी साइनोनिम एंटोनिम यहाँ पर बता दूँ, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो उनमें से एक आए।
तो इस तरह से ये टॉपिक है, अपनी मर्ज़ी से आप पढ़ो या स्किप कर दो, आते तो क्वेश्चन हैं, अब इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 100 इम्पॉर्टेंट जो साइनियम मेटोनियम या एडिम फिरोज में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो मिले और फिर उसको मैंने एग्ज़ाम में जो पूछे तो वो उन 100 में से भी नहीं थे, तो फिर मैंने इसलिए वो टॉपिक स्किप कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप अपने हिसाब से करें। और बाकी कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करवा दिया है मैंने, जनरल अवेयरनेस VLW के लिए कंप्लीट है, FA की भी प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप देख सकते हो। JK PSI की बात करें तो वो जनरली अपने टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। और बाकी जो हम कंटिन्यू रखेंगे अपने मॉक टेस्ट वगैरह अब हम लाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात है इकोलॉजी, अपना इकोसिस्टम क्या बोलते हैं इसका, एक्चुअल में थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा है, कहीं जाना है, इसीलिए प्रेशराइज हो रहा हूँ, बोलने समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था अपना इकोनॉमी का जो आप बोल रहे हैं पढ़ाया जाए, तो उसमें अभी मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्या पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए। तो अगर आप पढ़ाना हुआ तो मैं आपको जल्दी ही उसकी नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे साथ पहले से हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में जा सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।